आप लोगों को टेलीग्राम पे लिंक आया ना इसमें? जी सर। नो सर, अभी नहीं आया। टेलीग्राम पे नहीं नहीं है है? सर नहीं, आज नहीं आया। शायद मैं ऐड नहीं हूँ। सर, एक मिनट फिर से देखता हूँ, अभी तो है। आज नहीं आया। आता है टेलीग्राम आया है। सर अभी वाला भी तो अभी आया और पहले वाला भी आया था। यस सर, आया है, दोनों बार आया है। ओके ओके, मैं तो पूछ रहा हूँ क्योंकि बच्चे इसमें कम है, पहले ज़्यादा थे। पहले भी आया, 941 पे भी आया। चलो ठीक है, तो ये आपका 2EI हो गया। ठीक, अब इसको इसको इस कैल्शियम क्या आएगा, 6 आएगा, 6EI। ठीक है, और यहाँ पे 2 के साथ 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 2 माइनस 3 PL1 क्यूब प्लस PL1 स्क्वायर इंटू L अपॉन 2EI। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा, ये कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा आपका PL1 स्क्वायर L अपॉन 2EI माइनस PL1 क्यूब अपॉन 6EI। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन निकल जाएगा, क्या कॉमन निकल लेंगे आप लोग, PL1 को कॉमन निकाल लें, तो मैं यहाँ लेफ्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब आपका आंसर बन गया शायद। ठीक, तो यहाँ से PL1 स्क्वायर अपॉन 2EI, ये हो जाएगा L माइनस L1/3, तो आपका आंसर मैच हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट डिफिकल्टी का है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी चली जा रही है। ठीक, पर कोई बात नहीं, आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वो वैल्यूज के साथ भी आ सकता है, तो वो काफ़ी आसान होता है करना। एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे, देखना उसमें क्या डिफरेंस है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सर सी, लेकिन समझ नहीं आया कैसे करना। कॉन्सेप्ट वही सेम अप्लाई होगा। ठीक है, बी पे लोड को पहले ट्रांसफर कर लो सपोर्ट पे, फिर वहां पे बी पे लोड डब्ल्यू आ जाएगा, और जो मोमेंट आएगा उसके कारण बेंडिंग आएगी, लोड डब्ल्यू के कारण बेंडिंग नहीं आएगी ए बी के अंदर। होगा किसी का?
सर डी ऑप्शन। नहीं, डी गलत है, डी गलत है, सही करो फिर से। किसी का सही नहीं है अभी तक। मैं करवाऊं? यस सर। सर बी ऑप्शन। सर बी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज सर डी ऑप्शन ही आ रहा है, लेकिन WL स्क्वायर बाय। सर बी ऑप्शन। डी ऑप्शन कैसे आ रहा है यार, इधर तो गलत कर रहे हो फिर आप। मैं चेक सर WL स्क्वायर बाय 24 EI। तो वो बी है ना, डी थोड़ी है। हाँ बी ऑप्शन बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू 2015 पेपर। ठीक है, तो मेरे को उसमें 3 क्वेश्चंस दिखे हैं डिफ्लेक्शन के, 3 क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, पहले मैं इसको समझा देता हूँ, अभी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ मैं अभी आपको क्लास के अंदर। अच्छा, यहाँ देखें, अगेन क्या बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। ये आपका ए बी आ गया और ये आपका बी सी आ गया। ठीक, तो लोड आपका डब्ल्यू लग रहा है और डब्ल्यू के ऑपोजिट कितना लोड आ जाएगा यहाँ पे नीचे डब्ल्यू, और एक मोमेंट क्रिएट हो जाएगा कितना, WL/4 का। ठीक है, और यहाँ पे आपको नीचे सपोर्ट भी है, तो सपोर्ट हमने ड्रॉ नहीं की, यहाँ पर सपोर्ट ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। और यहाँ पे डब्ल्यू आ गया नीचे अब, और ये मोमेंट आ गया। ठीक है, और ये आपकी सपोर्ट आ गई और ये एक सपोर्ट आ गई। ठीक, और ये मोमेंट का वैल्यू कितना है, WL/4। अब देखो मोमेंट हॉगिंग है, हॉगिंग मोमेंट है तो आपका कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, ये स्लोप आपका थीटा ए पूछा है, इस बार थीटा बी नहीं पूछा, थीटा ए पूछा है। थीटा ए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है, थीटा ए पूछने के कारण हमें थीटा ए का डायरेक्टली फॉर्मूला पता है। देखो ये लोड जो डब्ल्यू है, ये स्लोप, ये कोई बेंडिंग क्रिएट नहीं करेगा, डायरेक्टली किस पे लग रहा है, सपोर्ट पे लग रहा है, ये कुछ भी क्रिएट नहीं करेगा। क्रिएट कौन करेगा, ये एम। तो थीटा ए का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, ML/6 EI। ठीक है, तो एम कितना है, WL/4 × L/6 EI। कितना हो गया, WL²/24 EI। वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्यों नहीं हो रहा आप लोगों से? क्योंकि मैं सी पे तब से कोशिश कर रहा हूँ निकालने की, थीटा सी निकाल रहा था मैं। थीटा सी निकाल रहे हो, वही तो प्रॉब्लम है ना, आप लोग क्वेश्चंस जल्दी में क्वेश्चन नहीं पढ़ते ढंग से। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, मैं भी वही कर रहा था। दैट मीन्स कि आपका माइंड जो है वो आपसे भी तेज भाग रहा है, पर वो कभी कभी गलत हो जाता है। एग्जाम में अक्सर यही गलती करते हैं लोग। ठीक है, वो बहुत तेज भागते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल होते हैं, ध्यान से कभी नहीं पढ़ते एग्जाम के अंदर क्वेश्चन। तो अगर आपको स्कोर अच्छा करना है, ठीक है, या सिलेक्शन लेना है, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखना होगा। बिल्कुल आराम से पढ़ें। ठीक है, कोई जल्दी थोड़ी है, क्वेश्चन गलत करने से अच्छा तो ये है कि क्वेश्चन सही करेंगे 10 सेकंड ज़्यादा लगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मुश्किल हमें तब होती अगर थीटा सी पूछता, तो पिछले क्वेश्चन में थीटा सी निकाला है हम लोगों ने, डेल्टा सी निकाला, थीटा सी भी निकल जाएगा। थीटा सी तो थीटा बी के बराबर ही हो जाएगा, या नहीं होगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर इसकी यहाँ पे हम स्टेटमेंट तो उसके नीचे कर्व लाइन भी आएगी, इस तरह से कर्व लाइन भी आएगी। ठीक है, पर वो क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाता है, कभी नहीं आएगा जेईई एग्जाम में। ठीक है, वो गेट का क्वेश्चन बनेगा आपका फिर। ठीक है, डेल्टा निकालना फिर आसान था, कोई मुश्किल नहीं है, डेल्टा भी निकल जाता है, थीटा भी निकल जाता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाना पड़ता है। अगर आपको घर पे निकालना हो तो थीटा निकालते रहना, कल दिखा देना मुझे। ठीक है, बाकी जेईई लेवल में क्वेश्चन इधर तक बनेगा, जहाँ तक मैंने बताया आपको, थीटा ए तक।
ठीक है, कॉन्सेप्ट देना हमारा काम है, कॉन्सेप्ट दिया होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2015 जेई एग्जाम। ये जेई जेके एसएसबी की बात करो, मैं एसपीडीसी जिटीडा वगैरह की बात नहीं कर रहा, ठीक है। What shall be moment required in a propped cantilever of span L to produce a unit slope at the propped end? At the propped end, ठीक है। ऑप्शन ए 4EI L 3EI L, ठीक है। सी क्या आ जाएगा 2EI/L, एंड ऑप्शन डी इज EI/L। Propped end. B. फर्स्ट बी। निकाला है कि तुक्का है? दूसरा क्वेश्चन देख लो, अगर पहला आ गया तो दूसरा देखो, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन एक ही साल के हैं। दूसरा क्वेश्चन कराया थोड़ी है क्लास में आपको, पहले ध्यान देना जरा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट? ठीक है, ये आपको बेसिकली स्ट्रक्चर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड केस आपको नोट रखना। अच्छा, अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन निकाल लिया आप लोगों ने? जी सर। 50 सर 50 कितना आ रहा है? 50 सर 50 सब लोगों का 50 आ गया? यस सर। ठीक है, कैसे किया इस क्वेश्चन को? हमको मैक्सिमम रिफ्लेक्शन निकालना है इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम, इसका साइज इतना है, स्पैन इतना है, हैविंग ए पॉइंट लोड। क्या करवाने की जरूरत है? ये सब लोगों का हो गया। अगर करवाने की तो जरूरत है तो, अगर करवाने की जरूरत है फिर कराता हूँ, नहीं तो सबका हो गया तो ठीक है। WL/48 है। करवाओ सर। करवा दो। करवा दूं? चलो ठीक है।
इस केस में जो बीम है आपका सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है, और लोडिंग कहाँ लग रहा है, सेंटर पे लग रहा है, इस तरह से सेंटर पे लोड लग रहा है, और W का वैल्यू कितना है 1 किलो न्यूटन, ओके। और यहाँ पर बीम का साइज भी आपको क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है, और रेक्टेंगुलर बीम है 50 mm इंटू 100 mm का, ठीक है। अब कई लोग पूछेंगे कि सर ये साइज जो लिखा है 50 इंटू 100 आपको कैसे पता लगा कि 50 विड्थ है और हाइट आपका डेप्थ आपका 100 है। तो हमेशा याद रखना जो बीम का डेप्थ होता है वो हमेशा जो होता है वो विड्थ से ज़्यादा होता है, ठीक है, इस बात को याद रखना, ठीक है। इसका लॉजिक मैं आपको बेंडिंग स्ट्रेसेस के अंदर बताऊंगा जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। अभी के लिए इसको याद रखना कि बीम का जो डेप्थ होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन विड्थ, बिकॉज आई जो होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन के दैट इज BD क्यूब अपॉन 12। तो डेप्थ के साथ अगर डेप्थ को बढ़ाते हैं तो आई आपका 8 गुना से बढ़ेगा, है ना। अगर डेप्थ को डबल करते हैं तो 2 का क्यूब लग जाएगा, अगर विड्थ को डबल करते हैं तो आई कितना 2 गुना से बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है, डेप्थ को ही बढ़ाया जाता है। ये कॉन्सेप्ट तो चलो यही बता दिया हमने, ठीक है। बाकी अगर इसका डेल्टा को याद करें, ठीक, तो आपको पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा। डेल्टा अगर आपको याद करें तो WL क्यूब अपॉन 48 EI होता है, 48 EI। W का वैल्यू कितना है 1 किलो न्यूटन, L कितना है 10 मीटर, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो आपके जो E का जो यूनिट दिया है वो क्या दिया है 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर mm, है ना। तो आपको न्यूटन और mm में काम करना है, तो इसको 10⁶ कर दूं तो ये बन गया, ये किलो न्यूटन हट जाएगा, सिर्फ न्यूटन रह जाएगा, ठीक है। और मीटर का क्या बन जाएगा mm। बात समझ आई? अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक। और अपॉन 48 EI, ई का कितना वैल्यू है 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। आई आप लोगों को निकाल सकते हैं, क्रॉस सेक्शन दिया है और आई का फॉर्मूला आपके सामने रखा है, आई इक्वल टू BD क्यूब अपॉन 12। तो बी कितना है, विड्थ आपका है 50 और डी कितना है 100, और 100 का क्यूब करना है, 100 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 10⁶ हो जाएगा, 10⁵। 100 का क्यूब करोगे कितना हो जाता है 10 देख 10⁹ होता है कि 10⁶ होता है 10⁶ 10⁶ 6 होता है, ठीक है। 10⁻² इंटू 3 तो 10⁶ हो गया, ठीक। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या गया न्यूटन कट गया, ठीक। सर आपने न्यूमरेटर में 12 नहीं लिखा। न्यूटन में क्या लिखा, BD क्यूब पर 12 होता है ना सर, 12 में ऊपर जाएगा 12 चौका 48। अब हो गया, ठीक है। तो ये 12 और 4, ठीक है। अभी भी कुछ गलती लग रही है मुझे, क्या गलती है बताओ? ये सिर्फ 1 मीटर। सर लेंथ जो लिखा है mm वो तो मीटर है ना। यूनिट्स नहीं, कुछ गलती तो है। सर सर लेंथ 1 किलो मीटर है न्यूटन, शायद। सर किलो न्यूटन। सर 10 मीटर को कन्वर्ट किया ना आपने, और सर वो 1 न्यूटन हो गया सर, ये किलो न्यूटन है ना सर। ये 10⁻³ भी आना चाहिए ऊपर एक और, है ना। हाँ वो सर तो किलो न्यूटन, सर। हाँ वो किलो न्यूटन चेंज करना है हमें न्यूटन में। ठीक है, मीटर को जो mm बनाया तो 10⁻6 तो mm का ही आ गया, तो 10⁻³ भी आना चाहिए। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या रह गया 1000 डिवाइड बाई 20, तो आपका कितना हो जाएगा? L क्यूब था ना, PL क्यूब। हाँ वही कर लिया, सही कर लिया। अब तो यहाँ से 1 और 1 कट गया, यहाँ पे 50 बच गया, तो आंसर कितना आ गया आपका डेल्टा मैक्स 50 mm, ठीक है। इसके लिए आपकी कैलकुलेशन फास्ट चाहिए, तो आप लोगों का क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएगा ये। तो बेसिकली क्या किया इस क्वेश्चन में, इन्होंने स्टैंडर्ड केस का फॉर्मूला जो डायरेक्टली नहीं पूछा, आपसे अप्लाई कराया है न्यूमेरिकल के फॉर्म में, ठीक है। तो उस टाइम क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। तो आपका आंसर कितना आया 50 mm। इज इट क्लियर? आगे चले। चलो आगे चलो आज हम अब शुरू करते हैं। हमने जो इसमें आगे पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चंस हमने कर लिए, कुछ क्वेश्चंस हम आगे बाद में भी करेंगे,
चैप्टर के एंड में। तो हमने आज पढ़ना है मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम। इससे पहले एक स्पेशल केस में आपको बता दूं, इस स्पेशल केस को भी ध्यान से देखना। स्पेशल केस में क्या है, देखो अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस बीम में आधे स्पैन पर लोड लगा है इस तरह से, W किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, और इसका लेंथ L है, लेंथ इसका L है। इस केस में जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा, मैं इस तरह से बना रहा हूँ, कुछ शेप ऐसा बना रहा हूँ, और मैं सेंटर पे लिख रहा हूँ C पर, मैं C पर डेल्टा लिख रहा हूँ, C पर मैं डेल्टा लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसका मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ दूसरे बीम के साथ। दूसरा बीम ऐसा है कि जिसमें पूरा आपका यूडीएल लोड लगा हुआ, पूरा लगा है पूरे स्पैन पे। तो इस केस में आपका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा है, इस तरह से, और इसका डेल्टा मैं मान लेता हूँ डेल्टा नॉट। मुझे बताओ किस केस में डेल्टा ज़्यादा आएगा, लोकेशन सेम है सेंटर पे, किस केस में डेल्टा ज़्यादा आएगा, राइट वाले में, लेफ्ट वाले में, बी केस, सेकंड वाले केस में डेफिनेटली डेल्टा आपका ज़्यादा आएगा। तो मैं यहाँ पे इसका बेसिकली रिलेशन लिखना चाहता था, आप लोगों को एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, डेल्टा नॉट जो होगा वो 2 गुना होगा, 2 टाइम्स डेल्टा, 2 टाइम्स डेल्टा, ठीक है। दिस इज द स्पेशल केस, ठीक। और ये फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लोडिंग एसी के बीच में है या सीबी के बीच में। अगर ऐसा होता, लोडिंग सीबी के बीच में होता, दूसरे हाफ में होता, तब भी रिजल्ट आपका क्या रहता, सेम ही रहता, ठीक है। ये आपका डेल्टा है। सर ये सुपरपोजिशन से बनता है? हाँ हाँ, सुपरपोजिशन से हो जाए, हो जाएगा, हो जाएगा। 2 मिनट बनाओ, खाली वो फॉर्मूले नहीं लिखना, खाली वो डायग्राम बना दो, समझ जाऊंगा मैं, लोड बना दूं। नहीं, सुपरपोजिशन से समझा नहीं मैं, बना के करना क्या है उसको, आपने सिर्फ डायरेक्टली इसको याद रखना है। ओके ठीक है सर। आपने बेसिकली क्या है कि सेंटर की लोकेशन का डेल्टा याद रखना है, ठीक है। इसका जो डेल्टा होगा वो उसका, उसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि इसका ये होगा वो उसका दूसरे के हाफ होगा, इसको डायरेक्टली याद रखो आप लोग, ठीक है। हो गया ये नोट? Yes. चलो नेक्स्ट विल डिस्कस मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम। ठीक है, जो मैक्सवेल का रेसिप्रोकल थ्योरम है इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा, मैक्सवेल का रेसिप्रोकल थ्योरम कहता क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा। देखो मैक्सवेल का रेसिप्रोकल थ्योरम ये कहता है कि पहली बात तो एक निकालने में, क्या निकालने में काम आएगा, ये निकालने टू डिटरमाइन थीटा एंड डेल्टा, मतलब स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के काम आता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका कहना क्या है, कहता है कि आप बीम पर 2 पॉइंट ले लो, एक सी ले लो, एक डी ले लो, और आप ऐसा करो किसी 2 पॉइंट पर 1 पॉइंट लोड लगाओ। ये मैक्सवेल का कहना है, किसी 1 पॉइंट पे पॉइंट लोड लगा, तो लेट अस से कि ये इस केस में डिफ्लेक्टेड शेप आया कुछ ऐसा, ठीक है। टोटल कब आएगा, ठीक है ना, समझ गए, पूरी बीम पर क्या बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू 0 कहीं पे भी नहीं है। तो इस केस में ये जो डेल्टा सी के नीचे आया है उसको मैं लिख देता हूँ डेल्टा सी डी। इसको डेल्टा सी डी को कैसे पढ़ते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं, डिफ्लेक्शन एट सी ड्यू टू पॉइंट लोड, ड्यू टू पॉइंट लोड एट डी, ठीक है। और इसका कंपैरिजन दूसरे केस के साथ करेंगे। इस केस में क्या करना है, सी पर पॉइंट लोड लगाना है और डी पे डेल्टा देखना है, ठीक है। तो इसमें कैसा आएगा डायरेक्टेड शेप आपका ऐसा, और फिर आगे स्ट्रेट, समझ रहे हो बात को। और ये आपका क्या आ गया, डेल्टा डी सी। डेल्टा डी सी को कैसा लिखेंगे, डिफ्लेक्शन एट डी ड्यू टू पॉइंट लोड, डिफ्लेक्शन एट डी ड्यू टू पॉइंट लोड एट सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सवेल क्या कहता है कि अगर ऐसे आप लोग डिफ्लेक्शन देखोगे पॉइंट लोड के कारण, तो दोनों डिफ्लेक्शंस आपस में बराबर आएंगे, ठीक है। ये है आपका मैक्सवेल का कहना, ठीक। और
इसने देखो किया है, जो लोड को इसने जो रिलेट किया है वो किया है डेल्टा के साथ। सिमिलरली हम इसी कॉन्सेप्ट पे एक बात और कह सकते हैं कि अगर आप लोग डी पॉइंट पर मोमेंट लगाओगे तो मोमेंट का रिलेशन उसने बनाया है आपकी रोटेशन के साथ। इस तरह से रोटेशन क्या लिखूंगा, थीटा जी सर। डीसी, है ना। नहीं हमको यहाँ पे नहीं, हमने लगाया डी पे तो हमको कहाँ देखना है, हमको यहाँ नहीं देखना है, हमको सी पे देखना है। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। जहाँ पर लगाया वहाँ नहीं देख रहे हैं, दूसरे पॉइंट पे देख रहे हैं, यहाँ पर। तो यहाँ पर स्लोप कितना बना, थीटा सी डी। और दूसरी बार क्या करेंगे, सी पर लगाएंगे, सी पर लगाया, ठीक है। और देखना कहाँ पे, दूसरे वाले पॉइंट पे, डी पे। ठीक है, इस तरह से कुछ। और यहाँ पे कितना आएगा, थीटा डी सी। और ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। दिस इज एज पर मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, है ना। रेसिप्रोकल समझ आ गया शब्द आपको अब, ठीक है। ठीक है, इसको ड्रॉ करें जल्दी से, फिर इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस सर। जी सर। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं अब? जी जी सर। तो अब इसका डेफिनेशन नोट कर लेना साथ में। एज पर मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, ठीक, in any beam frame or truss, the deflection at any point D due to load W at any point C is equal to deflection at सी point C due to load डी W at point D, डी। ठीक है। एग्जाम में आपको क्या करेगा, वो ये स्टेटमेंट देगा आपको कि किसी फ्रेम में ऐसा हो रहा है कि डी पॉइंट पे जो आ रहा है डिफ्लेक्शन, वो डब्ल्यू लोड के कारण सी लगने पे कारण, सी लोड पॉइंट पे लगने के कारण आ रहा है, और उसका बराबर ऐसा हो रहा है ऑपोजिट, ठीक है। तो कौन सी थ्योरम के कारण है, तो आप लोगों ने याद रखना है, दिस इज मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। ये आपसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। या ये एक्सप्रेशन दे सकता है, एक्सप्रेशन की फॉर्म में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन इसके आपके सामने हैं, ठीक है। इसको ध्यान देंगे, इस पे क्वेश्चन बनता है। हो गया? हो गया, यस सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब बात सुने ध्यान से, देखो डिफ्लेक्शन निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स टू कैलकुलेट डिफ्लेक्शन, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। मेथड्स टू डिटरमाइन डिफ्लेक्शन बहुत सारे हैं, ठीक है। हमें कौन से काम आते हैं सबसे ज़्यादा, मैंने बोला 90% जो क्वेश्चन आते हैं वो उसी टेबल में से आते हैं, है ना। आपने जैसे देखा सभी क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए वो सभी किससे सॉल्व हो गए, सारे के सारे स्टैंडर्ड केसेस सभी सॉल्व किए हम लोगों ने, ठीक है। पर मैं यहाँ पे मेथड्स के नाम लिखता हूँ। जैसे हम सबसे पहला मेथड इसमें होता है डबल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। हमने कोई भी मेथड इसमें नहीं पढ़ना, मैं जो पढ़ना है वो बताऊंगा आपको।
और क्या क्यों रीजन है क्यों नहीं पढ़ना वो बताऊंगा। सेकंड मेथड होता है मैकर्लेस मेथड। थर्ड मेथड इज योर मोमेंट एरिया मेथड। सुने नाम आप लोगों ने, यस सर। डिग्री की है तो सुना ही होगा। कंजुगेट बीम मेथड सर। तो ऐसे में सर आ रहे हैं ना कल। कंजुगेट बीम मेथड, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ एनर्जी मेथड्स होते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है। उसमें आपके पास पहला आता है स्ट्रेन एनर्जी मेथड, ठीक है। और कौन कौन सा आता है बोलो? कैस्टिग्रेनस थ्योरम, ठीक है। और कौन सा आता है? यूनिट लोड मेथड, बैटीज लॉ। यूनिट लोड मेथड, ठीक है। बैटिस बहुत सारे मेथड्स, ठीक है। जनरल हमारे पास ये सब मेथड्स जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ये हैं, ठीक है। अब क्या है कि हर मेथड आपको क्वेश्चन जब आता था ना डिग्री के अंदर, वो ऐसा क्वेश्चन आता था कि इस पॉइंट जैसे इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकाल दो बाय यूजिंग, वो पर्टिकुलर मेथड का नाम लेता था, बाय यूजिंग मैकर्लेस मेथड या डबल इंटीग्रेशन मेथड। ये सभी ना मेथड से जब सॉल्व करना हो तो लेंथ बड़ी ज़्यादा होती है और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो हमें किसी भी मेथड को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है जेई एग्जामिनेशन में। हमने कोई मेंस का पेपर नहीं देना, यूपीएससी का या फिर एसएससी जेई का। उसमें एसएससी जेई मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं कि मोमेंट एरिया मेथड से क्वेश्चन निकालो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपके कोई शीट चेक करने नहीं वाला, आपका क्वेश्चन वही बनेगा जो स्टैंडर्ड केसेस सॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि वो सबसे फास्ट होते हैं। फिर भी क्या है कि कंजुगेट बीम मेथड के अंदर हमने पढ़ना होता है, कंजुगेट बीम मेथड को समझना होता है। अगर कहीं हम फंस जाएं, कहीं भी अगर हम फंस जाएं जहां से क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड केस से ना निकले, तो वहां हम क्वेश्चन निकालेंगे कंजुगेट बीम मेथड से। बात समझ आई? और इस मेथड की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि इसकी दो थ्योरीज हैं, इसकी दो थ्योरम्स हैं, 2 थ्योरम्स आर देयर इन दिस मेथड। तो जो 2 थ्योरम्स हैं उन पे क्वेश्चन बनता है। इसकी कुछ कन्वर्जन्स होती हैं, सपोर्ट की कन्वर्जन्स होती है, उन पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं सपोर्ट कन्वर्जन्स पर और थ्योरम पर, और इसी तरह से कैस्टिग्लियानो की थ्योरम्स पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो हम लोग डिटेल में जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ 2 मेथड हैं, कंजुगेट बीम मेथड और कैस्टिग्लियानो मेथड। आई होप कि आपको समझ आया हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन बनेगा वो छोटा क्वेश्चन बनेगा, वो बड़े मेथड्स को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ हम लोग कंजुगेट बीम मेथड करेंगे और कैस्टिग्लियानो थ्योरम करेंगे, ठीक है। वो क्योंकि इनमें थ्योरेटिकल पार्ट है और इन थ्योरीज पे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंजुगेट बीम मेथड। ये नोट हो गया आपका? ठीक। So let us start with conjugate beam method. तो कंजुगेट बीम मेथड की सबसे पहले मैं थ्योरम लिख लेता हूँ। थ्योरम, अच्छा, थ्योरम समझाने से पहले मैं थोड़ा सा मेथड का ओवरव्यू दे दूं ताकि आपको थ्योरम समझने में आसानी हो। समझना बात को, कंजुगेट बीम मेथड में हम कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक। कंजुगेट बीम मेथड में देखना, आपको अगर कोई प्रॉब्लम दी है, लेट्स से आपको ये प्रॉब्लम दी है, सिंपल प्रॉब्लम, दिस वन, जिसमें लोड W लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है? सेंटर पे, ठीक। ये बीम जो कहलाएगी, जो आपकी प्रॉब्लम होगी ओरिजिनल में, उस बीम का नाम पड़ेगा रियल बीम। क्या बोलेंगे? रियल बीम। रियल बीम। इसका स्टेप नंबर 1 होता है हम लोग रियल बीम को कन्वर्ट करने। सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है, बाद में आप लोग बोलोगे कि रिपीट करो, पहले ही ध्यान से सुन लो। रियल बीम को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें? कंजुगेट बीम। कंजुगेट बीम। कंजुगेट बीम के लिए हमें स्पेसिफाइड होता है कि हमने कौन सी सपोर्ट के साथ क्या करना है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट जो रियल बीम, जब रियल बीम को कंजुगेट बीम बनाना, सबसे पहले उसमें लोडिंग रिमूव कर देनी है। लोडिंग सोचना कि लग नहीं रही है, ठीक है। तो सिर्फ बीम को कन्वर्ट करना है सपोर्ट कंडीशंस को। और सिंपली सपोर्टेड जो बीम होता है उसका कंजुगेट बीम भी सिंपली सपोर्टेड ही बनता है। ये मैं आपको समझाऊंगा क्यों बनता है। यहाँ पे देखें हिंज है तो हिंज का हिंज बनेगा सपोर्ट, ऐसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर आपको कन्वर्जन पे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे पूछेगा कि जो हिंज सपोर्ट है
उसका कंजुगेट बीम में क्या सपोर्ट बनेगा, तो आप लोग लिखेंगे हिंज ही बनेगा। जो रोलर सपोर्ट है उसका कंजुगेट बीम में क्या सपोर्ट बनेगा, रोलर सपोर्ट बनेगा। ठीक है, इसी तरह से जो फिक्स सपोर्ट होता है वो हो जाता है फ्री, किसमें, कंजुगेट बीम में, और जो फ्री एंड होता है वो क्या हो जाता है, फिक्स। फिक्स फिक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे पास कोई कैंटिलीवर हो और कैंटिलीवर हो तो उसका जो फिक्स्ड एंड है वो क्या हो जाएगा, फ्री, और जो फ्री एंड है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। ये बना रियल बीम और ये बना कंजुगेट बीम। ठीक है, ये फर्क आपको किसमें नहीं दिख रहा, ये सिंपली सपोर्टेड में नहीं दिख रहा। ठीक है, ये आपका स्टेप नंबर 1 है कि आपने क्या करना है, रियल बीम को कन्वर्ट कर देना है किसमें, कंजुगेट बीम के। कॉन्जुगेट बीम। स्टेप नंबर 2 है जो रियल बीम का, दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 आपका जो है, आप लोग ड्रॉ कर लें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसका, रियल बीम का। ठीक, सर इंटरनल हिंज भी चेंज हो जाती है दूसरे में। अरे यार मैं बताता हूँ ना, रुक जाओ, सब बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखो। ठीक है, हर चीज का टाइम आएगा ना अपना, पहले मुझे यहाँ समझाने दो कि क्या करना है। कन्वर्जन्स में सारी की कराऊंगा, इंटरनल हिंज की भी कराऊंगा, इंटरनल रोलर की भी कराऊंगा। ठीक है, और स्लाइडर की भी करा दूंगा, टेंशन मत लो। अच्छा यहाँ देखो, अब आपने इसका क्या बनाना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आप लोगों को अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स का याद हो सेंटर लोड का, सिंपली सपोर्टेड पे, तो कैसा होता है, याद करो। मैक्सिमम होता है सेंटर पे, ठीक है, और ये वैल्यू कितना होता है, WL/4। ये आपका स्टेप नंबर 2 आया। स्टेप नंबर 3 क्या करना है हम लोगों ने, हमने बेंडिंग मोमेंट के जो डायग्राम के जो ऑर्डिनेट्स हैं उनको डिवाइड कर देना है। उनको डिवाइड कर देना है किससे, EI से। तो वो क्या बन जाएगी डायग्राम, आपकी डायग्राम ऐसी बन जाएगी, देखना। कोऑर्डिनेट आपको देखो यहाँ पे कौन सा चाहिए, मेनली आपको सेंटर कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ये सेंटर कोऑर्डिनेट अब क्या बन जाएगा, WL/4EI। बात समझ आई, ठीक है। उसके सभी ऑर्डिनेट्स को हमने EI से डिवाइड कर देना है, ठीक है, बात समझ आ गई। इसके अंदर साइन कौन सा होता है, पॉजिटिव साइन होता है। कौन सा साइन होता है, पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4 क्या करना है, अब देखना, स्टेप नंबर 4 करना है, हमने जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपॉन EI डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट अपॉन EI डायग्राम जो बनाई है, उसको ट्रीट करना है, उसको ट्रीट करना है एज लोडिंग डायग्राम। क्या करना है, एज लोडिंग डायग्राम किसके ऊपर लगाएंगे, ओवर कॉन्जुगेट बीम। बीम के ऊपर, कॉन्जुगेट बीम के ऊपर उसको एज लोडिंग डायग्राम लगा देंगे। इधर हमने छोटा सा साइन कन्वेंशन फॉलो करना है। अगर आपका लोडिंग, अगर आपके बेंडिंग मोमेंट के अंदर साइन पॉजिटिव है, अगर आपके पास पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था, तो कंजुगेट बीम पर जो लोडिंग बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा, पॉजिटिव लोडिंग। और पॉजिटिव लोडिंग कौन सा होता है, जो अपवर्ड जाता है। बात समझ आई। अगर बेंडिंग मोमेंट के साइन, बेंडिंग मोमेंट के अंदर साइन नेगेटिव होगा तो आपका डायग्राम, आपका लोडिंग क्या बनेगा, नेगेटिव लोडिंग बनेगा। नेगेटिव का मतलब होता है डाउनवर्ड लोडिंग। तो अगर मैं यहाँ पे स्टेप नंबर 5 करूं तो मुझे इस बीम पर, ये मैंने बना दिया M/EI डायग्राम, इसको बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट अपॉन EI डायग्राम। तो मैं बेंडिंग मोमेंट की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ M/EI डायग्राम। जो M/EI डायग्राम मिला आपको, इससे आपको मिला M/EI डायग्राम। इसको आपने ट्रीट किया है एज लोडिंग डायग्राम ओवर द कंजुगेट बीम। अब मुझे बताएं, साइन अंदर क्या था, साइन अंदर क्या था, पॉजिटिव। तो लोडिंग कैसी लगेगी, पॉजिटिव अपवर्ड लोडिंग लगेगी। और इसका सेंटर कोऑर्डिनेट कितना आ गया, आपको पता ना, ये लोडिंग कौन सा हो गया, जीवे लोड हो गया है ना, ग्रेजुअली वेरिड लोड। और सेंटर कोऑर्डिनेट कितना है, WL/4EI। समझ आई बात आपको, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस है। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं मिटाता हूँ फिर इसको थोड़ा सा। टेक स्क्रीनशॉट, डन सर, डन, ओके। डन सर। ये जो हमारा प्रोसेस है, इसमें हम क्या करते हैं, अब कंजुगेट बीम में हम क्या करते हैं, हमें रियल बीम के अंदर जहां पर स्लोप चाहिए, अगर आप रियल बीम को थोड़ा सा ध्यान दें तो रियल बीम में आपको, इसमें हमने जो स्टैंडर्ड केस याद किए, कहाँ के किए, आपकी रिफ्लेक्टेड शेप ऐसी बनती है ना,
हम लोग स्टैंडर्ड केस याद करते हैं थीटा का और किसका, डेल्टा का, यही करते हैं। हमने स्लोप कहाँ पे देखना होता है, सपोर्ट रीजन में, और डेल्टा कहाँ देखना होता है, मिडल पे। हमें रियल बीम में दो रिक्वायरमेंट है, एक स्लोप निकालने की और एक डेल्टा निकालने की। हमने कंजुगेट बीम में शियर फोर्स कैलकुलेट करना है और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग। देखना, जहां पे मुझे रियल बीम में स्लोप चाहिए वहां पे मैं कंजुगेट बीम में क्या फाइंड आउट करूंगा, शियर फोर्स, और जहां पे मुझे डेल्टा चाहिए वहां मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, बेंडिंग मोमेंट। यही पहली थ्योरम है और यही दूसरी थ्योरम है। बात समझ आ गई, बात समझ आई? ठीक है। अब मुझे बताओ, आपको निकालना है थीटा। थीटा आप कहाँ पे निकालना चाहते हो, सपोर्ट पे निकालना चाहते हो, तो आप सपोर्ट पे यहाँ पे क्या देखोगे, शियर फोर्स देखोगे। शियर फोर्स, ठीक है, और दोनों सपोर्ट की रिएक्शन बराबर होंगी, और सपोर्ट रिएक्शन निकालने में तो आप लोग माहिर हो। क्या सिमेट्रिकल लोडिंग केस है, तो क्या आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू टोटल लोड डिवाइड बाई 2 कर दूं? टोटल लोड कितना बनेगा, हाफ इंटू लेंथ इंटू डब्ल्यू एल अपॉन ई आई डिवाइड बाई 2। देखो कितना बन गया, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16 बन गया। यस सर। क्या यही याद कराया था आपको स्टैंडर्ड केस में? जी सर। ये इतना सब करने के बाद आता है जो आपने स्टैंडर्ड केस में डायरेक्टली याद करके रखा है। मेरा पॉइंट समझ गए अब आप लोग? कोई भी मेथड इतना जल्दी आंसर नहीं देगा जितना जल्दी आपने स्टैंडर्ड केस में याद कर लिया। बात समझ आई? यस। और दूसरा हमने क्या निकालना होता है, डेल्टा, तो डेल्टा निकाल लेते हैं अब। तो डेल्टा कहाँ पे देखना है आपको, मतलब डेल्टा देखना तो कंजुगेट बीम में क्या देखना है, बेंडिंग मोमेंट। कहाँ पर, सेंटर पे मैक्सिमम। सेंटर पे मैक्सिमम होगा, तो डेल्टा यहाँ, तो डेल्टा कहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। डेल्टा आप यहाँ पे देखो तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, तो बेंडिंग मोमेंट लिख सकते हैं। अब देखें इस बार आर ए का साइन कहाँ पे है, नीचे, तो आर ए नीचे है तो लेफ्ट वाला क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस का साइन नहीं लेंगे क्या आर ए के साथ, आर ए के साथ क्या साइन लेंगे, माइनस का। ये लिख लूं सी पर, यस सर। प्लस कर दूं, लोडिंग अपवर्ड है, लोडिंग क्या देगी, क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज को माइनस किया तो लोडिंग का क्या क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा। वो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एल बाई 2 इंटू डब्ल्यू एल अपॉन 4EI। देखना आंसर आता है कि नहीं आता आपका। आर ए का वैल्यू कितना है, डब्ल्यू एल स्क्वायर 16EI माइनस इंटू एल बाई 2 प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 428, और ये कितना सर हो आपने गया? सीधी उसकी मल्टीप्लाई नहीं की। बिल्कुल सही बात। हमने क्या किया, हमने इसके साथ अभी सीजी मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने डायरेक्ट टोटल लोड लिखा है। ठीक है, ये हमने जो लिखा है ये टोटल लोड लिखा, और ये टोटल लोड कहाँ अप्लाई होगा, टोटल लोड कहाँ अप्लाई होता है, सीजी पे अप्लाई होगा। और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से, L/6 इधर से L/6 आएगा टोटल। ये कितना है, L/2, तो L/2 का कितना, 1/3, L/6 हो गया, L/6, तो ये हो गया L/6। ठीक है, अब ये नीचे कितना 96 बन गया, वो 32 बन गया, क्या बनेगा एलसीएम, 96 ही बनेगा, 32 3 से 96। ठीक है, तो 93 एलसीएम बनेगा, तो कितना आएगा, -3WL स्क्वायर प्लस WL स्क्वायर, ये कितना हो गया, 2 हो गया, -2 अपॉन 96 कितना हो गया, -WL स्क्वायर अपॉन 48EI। यहाँ पे माइनस साइन कुछ नहीं है, माइनस साइन बस ये डिनोट कर रहा है कि आपका L क्यूब है। ठीक है, तो माइनस साइन आपका यहाँ पे कुछ नहीं डिनोट कर रहा, बस ये डिनोट कर रहा है कि आपका जो डिफ्लेक्शन है वो डाउनवर्ड है। ठीक है, डाउनवर्ड। क्या यही हमने याद किया था? यस सर। हमने तो सेंटर पे जो बेंडिंग मोमेंट आया वो हमारा क्या हो गया, डेल्टा सी, और डेल्टा सी का वैल्यू क्या हो गया, WL³ अपॉन 48EI। हमने यही किया था स्टैंडर्ड केस में याद। तो बताओ मुझे क्या आसान था, स्टैंडर्ड केस याद करना कि ये सब करना? स्टैंडर्ड केस याद करना। बिल्कुल, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो स्टैंडर्ड केस के ऊपर ही बनने हैं सारे। ये फॉर्मूला हमने तब एम्प्लॉय करना है जब हम कहीं फंस जाएं, स्टैंडर्ड केस से क्वेश्चन ना निकले, फिर हम क्वेश्चन हमने इस मेथड की हमने
प्रोसीजर सीख लिया, और इसका प्रोसीजर से कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा एग्जाम के अंदर, मैं आपको फ्रैंकली बोलता हूँ, सब क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड केस से निकलेंगे। बस इसको थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। पहली थ्योरम क्या बोली हमने? स्लोप इज इक्वल टू शेयर फोर्स। हमने बोला पहला थ्योरम की जो स्लोप हमारा है रियल बीम में, किसमें? रियल बीम में, वही शेयर फोर्स है हमारा किसमें? कंजुगेट बीम। कंजुगेट बीम में। दिस इज योर फर्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम आपका क्या है? जो आपका डिफ्लेक्शन है रियल बीम में, वही आपका क्या बनेगा? बेंडिंग मोमेंट इन कंजुगेट बीम। कंजुगेट बीम। बेंडिंग मोमेंट कंजुगेट बीम। यही दो थ्योरम्स हैं, ठीक है। अब आप लोग इसको नोट कर लें। नोट हो गया सबका? तो अगर मैं स्टेप्स लिखाता हूँ फिर से आपको, ठीक है, ये नोट हो गया? सर तो पहले तो मैं थ्योरम्स देखता हूँ, ठीक है। थ्योरम अपनी कॉपी पे अच्छे से लिख लेना। थ्योरम 1, slope at any point in real beam is equal to shear at that point in conjugate beam. Very easy. Theorem 2. Theorem 2 में क्या लिखूं? डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट। Deflection at any point in real beam, इक्वल टू मोमेंट। bending moment at that point in conjugate beam. These are the two theorems जो आपने नोट करनी। करो उसको नोट। हो गए? सर ठीक है। अब हम लोग करेंगे कन्वर्जन सपोर्ट्स की, ठीक है। कौन सा सपोर्ट रियल बीम में क्या बन जाएगा आपके कंजुगेट बीम में? तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रियल बीम, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ कंजुगेट बीम। ठीक है। तो पहला जो सपोर्ट मैं ले रहा हूँ, देखना ध्यान से सुनना, यहाँ कॉन्सेप्ट की बातें करूंगा, टानी मरवाऊंगा। यहाँ देखना, ये क्या सपोर्ट बनाया मैंने? हिंज सपोर्ट बनाया। मुझे बताएं, हिंज पर आप रियल में कौन कौन से दो पैरामीटर देखते हो? एक तो आप देखते हो स्लोप, और दूसरा देखते हो आप लोग डेल्टा। यही दोनों पैरामीटर देखते हो, स्लोप और डिफ्लेक्शन। मुझे बताएं, हिंज पर जब लोड लगता है, हिंज सपोर्ट पे रोटेशन अलाउड होता है? तो इस तरह से बीम घूम सकता है ना हिंज पे। तो थीटा क्या करता है आपका? एग्जिस्ट करता है। क्या डेल्टा एग्जिस्ट करता है? डेल्टा नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ से वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगा ऊपर को। तो डेल्टा का क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। कंजुगेट में भी ऐसा सपोर्ट बनाना है। रोटेशन के अगेंस्ट क्या होता है कंजुगेट बीम में? शेयर फोर्स। और डेल्टा के अगेंस्ट क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट, जिसमें आपका V क्या करे? एग्जिस्ट करे, और M क्या करे?
जीरो हो जाए। Zero. तो मुझे बताओ कौन सा ऐसा एक्सटर्नल सपोर्ट है एंड पे जो लगा सकते हैं जिसमें V जीरो होगा, V जीरो नहीं होगा और M जीरो होगा। फिक्स तो नहीं लगा सकते, फिक्स पे लगाएंगे तो M का कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या होता है, हिंज का हिंज ही रहता है। दिस इज द रीजन व्हाई हिंज इज केप्ट हिंज इन कंजुगेट बीम। आई होप इट इज अंडरस्टूड। आज समझ आया सर। अभी आप कह रहे थे मजा नहीं आ रहा, ठीक है, अब आ रहा है। ये दोगलापन नहीं चलेगा क्लास में। देखो चलो, मैंने कोई अभी मौजू वाली बात नहीं, रहने देता हूं। फिर ना पता क्या सरकारें इन्वॉल्व हो जाती हैं बीच में। समझ गया सर। समझ गए ना आप लोग। बिल्कुल। चिंता नहीं करनी। ये आपका रोलर है, ठीक है। देखो अब ये मत कहना कि सर हिंज का रोलर क्यों नहीं बनाया। यार हिंज का हिंज बनाना वो ज्यादा आसान है, रोलर क्यों बनाओगे उसका। रोलर में भी सेम है, रोलर में भी क्या आता है, थीटा आपका एग्जिस्ट करता है और डेल्टा आपका क्या हो जाता है, जीरो। डेल्टा क्यों जीरो होता है, क्योंकि वर्टिकल रिएक्शन आता है और स्लोप तो यहाँ हो ही सकता है सपोर्ट रीजन में। वहां पे सेम चाहिए आपको, वी एग्जिस्ट करना चाहिए और डेल्टा एम कितना आना चाहिए, जीरो। दैट इज व्हाई रोलर इज केप्ट रोलर अगेन। फिक्स नहीं लगाएंगे वहां पर। इज इट क्लियर। ठीक है। थर्ड वन मैं करता हूँ फिक्स। अब समझना इसको, ये मैं कैंटिलीवर बना लेता हूँ, इधर मैं फ्री रख देता हूँ। दिस वन इज फ्री। मुझे बताओ फ्री पे क्या स्लोप होगा, यस होगा ना। जब इस तरह से यस आपका हॉगिंग शेप आएगा तो यहाँ पे स्लोप भी होगा और यहाँ पे डेल्टा भी होगा। डेल्टा भी होगा। डेल्टा भी एग्जिस्ट करेगा, स्लोप भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो फिक्स सपोर्ट पे देखो, यहाँ पर क्या थीटा एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये भाई साहब है ना यहाँ पर थीटा को रोकने के लिए। और यहाँ वर्टिकल रिएक्शन भी तो है जो डेल्टा को क्या कर देगी, जीरो। जीरो। मतलब आपको लेफ्ट साइड पर कुछ ऐसा चाहिए जो V को भी जीरो कर दे और M को भी जीरो कर दे, और राइट साइड में कुछ ऐसा चाहिए जो V को क्या करे, एग्जिस्ट हो और M भी एग्जिस्ट हो। देखो कोई सपोर्ट ऐसा नहीं बना जिसमें शेयर फोर्स भी नहीं आ रहा और मोमेंट भी नहीं आ रहा, तो मतलब वो क्या फ्री हो गया। और दूसरी साइड क्या है, V भी एग्जिस्ट करना चाहिए और मोमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। वो तो केवल किसके पास होता है, फिक्स के पास। शेयर फोर्स भी आता है और मोमेंट भी आता है। समझ आ गई बात। दैट इज व्हाई फ्री इज चेंज टू फिक्स्ड एंड फिक्स्ड इज चेंज टू फ्री। इज इट क्लियर। जी सर। इसको नोट करो फिर मैं आगे कराऊं। सबका हो गया नोट। हो गया सर नेक्स्ट को जो ध्यान से देखना, ठीक है। नेक्स्ट भी वैसे मैं बताऊं आपको जेई में तो ये तीन जो मैंने पहले कराए ना यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं जेई में कि आगे से क्वेश्चन आया हो, पर फिर भी आप लोग पढ़ लो, ठीक है। 3-4 केस ही आगे, तो वो भी पढ़ लोगे तो हो सकता है जो अभी तक नहीं पूछा हुआ पूछ ले। देखो ये मैंने सपोर्ट बनाया है, ठीक है। और ये सपोर्ट के आगे पीछे दोनों साइड क्या, लेफ्ट और राइट पे कंटिन्यूस बीम है, ठीक है। इस तरह की सपोर्ट को बोलते हैं इंटरनल पिन। क्या बोलते हैं आपको पता है, हिंज को पिन सपोर्ट भी बोलते हैं ना, हिंज को पिंड सपोर्ट भी बोलते हैं। तो वो ये इंटरनल पिन बोल लिया। इसको आप लोग गलती मत करना इंटरनल हिंज बोलने की, गलती हो जाएगी बहुत बड़ी। क्या नहीं करना, इसको इंटरनल हिंज नहीं बोलना, क्या बोलना है, इंटरनल पिन। पिन।
इंटरनल हिंज मैंने आपको बेंडिंग मोमेंट का क्वेश्चन में आज डाला था, आपको याद हो, ठीक है। इंटरनल पिन कैसा दिखता है आपकी बीम के अंदर, इस इंटरनल हिंज आपको इस तरह से दिखता है। इंटरनल हिंज का क्वेश्चन डाला था मैंने आपको, ऐसा काला सा निशान डाला था ना क्वेश्चन में आज, वो है इंटरनल हिंज। तो इंटरनल पिन बोलना है, इंटरनल हिंज नहीं बोलना। अब मेरे को बोलो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन आ जाएगा तो डेल्टा कितना हो गया, 0। पर यहाँ पर अगर लोड लगेंगे तो यहाँ से बीम आपका इस तरह से डिफ्लेक्ट भी तो हो जाएगा, बात समझ आई। तो थीटा आपका क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा ना। अब यहाँ पर ऐसा आपको सपोर्ट चाहिए यहाँ पे v का वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए और डेल्टा क्या कर जाए, डेल्टा की जगह m क्या कर जाए, 0 इंटरनल हिंज। ऐसा हमारे पास एक ही जुगाड़ है, वो जुगाड़ का नाम है इंटरनल हिंज। क्या है नाम इसका, इंटरनल हिंज, ठीक है। आप लोग, आपको बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स के क्वेश्चन में जैसे वो क्वेश्चन है, अगर जहां पे भी आपको इंटरनल हिंज दिख जाए वहां पे आप बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू डायरेक्टली 0 ले देते हो। और ये इक्वेशन आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जिसको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि बेंडिंग मोमेंट मेरे पे कितना है, 0, पर मेरे पे एग्जिस्ट कर रहा है शेयर फोर्स। शेयर फोर्स को 0 नहीं लिख सकते वहां पे, बात समझ आ गई। ये क्या करेगा, शेयर फोर्स को इधर उधर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अपने ऊपर इसकी शेयर फोर्स की कुछ वैल्यू हो सकती है, पर मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 0। इसको ध्यान दे देना थोड़ा सा यहाँ पर, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ वन, इंटरनल रोलर। इसको आप इंटरनल रोलर बोल सकते हो, ठीक है। दिस इज इंटरनल रोलर। इसके साथ भी सेम चीजें हैं, है ना। इसमें भी थीटा एग्जिस्ट करेगा और डेल्टा क्या करेगा, 0। तो सेम आपको चाहिए, वहां पे v एग्जिस्ट होना चाहिए और आपका बेंडिंग मोमेंट 0 होना चाहिए। तो अगेन आपका इंटरनल हिंज बन जाएगा। इंटरनल पिन का भी इंटरनल हिंज और इंटरनल रोलर का भी इंटरनल हिंज, कंजुगेट सपोर्ट। दिस इज टू बी नोटेड, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात नहीं है। इज दिस क्लियर? जी सर। मिटा दूं इसको? यस सर। किसी के माइक में से ना बड़ी नॉइज आ रही है, वो माइक अपना बंद कर दें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट केस कौन सा नंबर है, मार्क 5th है कि 4th है? 6th है। और 6th में मेरे पास रियल बीम के अंदर ही इंटरनल हिंज है। क्या है, रियल बीम के अंदर ही इंटरनल हिंज है। रोलर, समझना बात को। इंटरनल हिंज होने के कारण क्या होता है, अगर यहाँ पर लोड आते हैं ना, ठीक है, तो इंटरनल हिंज क्या करता है, ये इस तरह से इंटरनल हिंज होता है, तो ये सेटल कर जाता है नीचे को इस तरह से। देखना यहाँ पे मैंने मेरा है क्या सर? आपका ही लग रहा है। देखना, इंटरनल हिंज लोकेशन पर लोड लगने से क्या हुआ, ये एक इसका जो डिफॉर्मेशन आया है वो x में आया, डेल्टा x। एक इसका डिफॉर्मेशन आता है डेल्टा y में, ठीक है। देखो y में नीचे चला गया, x में ये अपनी पोजीशन से शिफ्ट आगे हो गया, और इसके आगे पीछे जो स्लोप बनता है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, वो भी अलग होते हैं, ये स्लोप और ये स्लोप, ठीक है। ये θ1 होता है और ये θ2 होता है। ये ऐसे का कॉन्सेप्ट जो मैं आपको दे रहा हूं मैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम इन इंटरनल हिंज, ये ऐसे का क्वेश्चन है, ठीक है।
4 होती हैं 2D के अंदर। कितनी होती है 2D के अंदर? 4। और वो कौन कौन सी होती हैं? डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, थीटा 1 और थीटा 2। हमें यहाँ पे क्या था, हमने यहाँ पे सिर्फ क्या देखना था, हमने देखना था कि क्या थीटा एग्जिस्ट कर रहा है। तो थीटा एक नहीं बल्कि दो एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या डेल्टा एग्जिस्ट कर रहे हैं? एक नहीं बल्कि दो एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपको बात समझ आई? हमें यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसा सपोर्ट चाहिए जिसमें, सर प्लीज फिर से बता दो एक बारी। मेरा कहने का मतलब है whenever you see internal hinge, ठीक है, तो जब भी लोड आएगा तो इंटरनल हिंज इस पैटर्न में नीचे जाता है, ठीक है। एक उसकी डिफॉर्मेशन एक्स में वो डिस्प्लेस होता है, और दूसरा वो वाई में भी डिप्लेस हो रहा है, नीचे भी जा रहा है और साइड वाइज भी शिफ्ट हो रहा है। साइड वाइज नीचे देखो, साइड वाइज शिफ्ट हो रहा है, और ये क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है वर्टिकल। और जो इसके स्लोप बनते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, वो जो थीटा 1 बनता है टुवर्ड्स लेफ्ट और जहाँ थीटा 2 बनता है टुवर्ड्स राइट, वो दोनों स्लोप की वैल्यूज अलग अलग होती हैं। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आती है किसी मेंबर के अंदर जिसमें हिंज प्रेजेंट है? 4 आती हैं, 4 नंबर्स आती हैं 2D के अंदर। ये ऐसे का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया हिंज का। इज इट क्लियर? तो अब आपको थीटा एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक नहीं 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं, और डेल्टा एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहां पे भी 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपको थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग v देखना है, v एग्जिस्ट करेगा, और डेल्टा के कॉरेस्पॉन्डिंग m देखना है, m भी एग्जिस्ट करेगा। तो अब मैं बनाता हूँ बीम, और बीम के नीचे क्या लगाऊं कि दोनों चीजें एग्जिस्ट करें, ठीक है। तो मैं बीम के नीचे यहाँ पे इंटरनल रोलर लगा देता हूँ। अब देखना इंटरनल रोलर पे, देखो वर्टिकल आपका आ गया रिएक्शन, और आपको पता है कि यहाँ पर और यहाँ पे जब लोड्स होंगे तो इन लोड्स के कारण यहाँ पे मोमेंट भी क्रिएट होएगा, है ना। अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि यहाँ मेंबर के बीच में क्या लगा दूं, ऐसा तो नहीं कर सकते यहाँ मेंबर के बीच में फिक्स कनेक्शन बना दूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपका क्या यहाँ पे पुट होगा? इंटरनल रोलर। ठीक है, ये बातें क्लियर हो रही हैं आप सबको विद लॉजिक, पूरे लॉजिक के साथ, ठीक है जी सर। हो गया खबर? ये भी नोट कर लो। क्लास में कितने बच्चे हैं? देखो आधे सो गए होंगे अब। 18। कुछ चले गए हैं, अब बाकी का कल देखेंगे, है ना। 18 जागे हुए हैं सारे। वो भी शक, ऑलमोस्ट वो भी शक है ना। सर सारे जागे अभी। सर वो डेमो क्लास में एक दिन पढ़ा था, मुझे नींद पड़ गई थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हो? बाकी अच्छा आकी बोल रहे हो। जी सर। आपको नींद आ रही? नहीं आज नहीं आ रही है सर, ऐसे आज बता। नींद का तो देखो पर्सनल मैटर है ना। छोड़नी पड़ेगी अब 2-3 महीने सर। हाँ, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो सिलेबस कंप्लीट होगा इसका। सिलेबस देखो इस तरह से पढ़ना है ना, तो फिर सिलेबस को टाइम लगेगा। अगर मैं डायरेक्टली भी करा सकता था, हिंज का हिंज, रोलर का रोलर, तो आप लोग क्या कहते कि सर ने कुछ नहीं कराया। समझ रहे हो बात को? फिक्स का फ्री, और ये डायरेक्टली बता सकता था मैं आपको। और तब भी हमने सिर हिला देना था अपना, और यस बोल देना था ना। और इसके बाद जेई लेवल में पढ़ाते ही नहीं है, इसके बाद नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। आगे तो बात समझना थोड़ा सा, आपका कोऑपरेशन चाहिए, अच्छी पढ़ाई मिलेगी आपको, ठीक है, जो कहीं नहीं मिलेगी। और ये हमारा दावा है आपसे। दावा समझते हो ना? सर शक ही नहीं है कोई। यस सर, वचन। गुड, बना ही नहीं अच्छा तो फिर से बनाते हैं। देखो ये मैंने क्या बनाया है, इसको स्लाइडर सपोर्ट बोलते हैं। वर्टिकल प्लेन में वर्टिकल स्लाइडर बोल देते हैं। अब देखो इसमें क्या रहता है ना, कि इसमें जो वर्टिकल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने का रहा जाता, वर्टिकल मूवमेंट क्या की जाती है? अलो की जाती है। तो अगर वर्टिकल मूवमेंट अलो की जा रही है, मतलब रिएक्शन नहीं आएगा, मतलब कि रिएक्शन नहीं आएगा, मतलब कि डेल्टा आपका एग्जिस्ट करेगा। यस सर। ठीक है, डेल्टा एग्जिस्ट करेगा। पर ये जो पीछे इस तरह से लाइन दिखाता है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मूवमेंट फिर भी लगता रहेगा। क्या लगता रहेगा? रोटेशन नहीं होने देगा। यस सर। गाइडेड रोलर भी कह सकते हैं। ये गाइडेड रोलर तो है वर्टिकल प्लेन का,
वो जैसे अब सर गेट प्लीज सर वो लिख दो यहाँ पे गाइड रोलर भी लिख दो लिख दूं? जी चलो हो गया, प्रमाण हो गया। अब ठीक है सर। गाइडेड रोलर, आप वो गेट नहीं चलाते हो जो पहले लेक्चर बता था, वो गेट चलाते हो आप लोग हाथ से पकड़ के रोलर का, जी सर। ठीक है? वो आप ऐसे धक्का लगाते हो, सिर्फ इधर ही जाता है, वो रोटेट थोड़ी करता है गेट, ठीक है? तो वहां पर रोटेशन रोका रहता है उसका, ठीक है? वो सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही मूवमेंट उसका अलाउड होता है, ना ही वो वर्टिकली नीचे जाता है, ना वो रोटेट करता है, ठीक है? इस तरह से रोटेट थोड़ी करता है वो, यस। ठीक है? तो वो क्या है, गाइडेड रोलर का एग्जांपल है। तो ऐसा वर्टिकल प्लेन में है, तो मतलब यहाँ पर आपका थीटा एग्जिस्ट करेगा? थीटा एग्जिस्ट नहीं करेगा, जीरो होगा। और ऐसा ही सपोर्ट चाहिए जहां पर क्या हो, आपका बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट करे पर शियर फोर्स क्या हो, जीरो। 0 वो ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है, वो खुद ही ये है, ठीक है? इधर भी हमको क्या बनाना पड़ेगा, इधर भी हमको इस तरह का वर्टिकल प्लेन में गाइडेड रोलर ही बनाना पड़ेगा या स्लाइडर ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एम फिर एग्जिस्ट करेगा और वर्टिकल शियर फोर्स क्यों नहीं आएगी, क्योंकि रिएक्शन नहीं आएगी, और सपोर्ट पे रिएक्शन ही क्या होता है, शियर फोर्स के बराबर होता है। ये 10 बार बोल चुका हूं पहले मैं। यस। बात समझ आ गई? yes sir ओके। ओके, सबका नोट हो गया? yes sir ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कैस्टिग्लियानोस थ्योरम। मैंने कहा था दो ही चीजें पढ़नी है हमको, एक कैस्टिग्लियानोस थ्योरम पढ़ना है और किक अपना कंजुगेट बीम मेथड पढ़ना है, ठीक है? नेक्स्ट वी गोइंग टू रीड कैस्टिग्लियानोस थ्योरम। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं इन पे, ठीक है? कैस्टिग्लियानो थ्योरम में कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको, ठीक है? इसका लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है थ्योरम का, बस थ्योरम पूछ लेता है कभी के एग्जाम में, तो मैं बताऊंगा इसका लिमिटेशन क्या है, ठीक? पहले तो हम इसका कैस्टिग्लियानो थ्योरम का डेफिनेशन लिख लेते हैं। आप लोग साथ साथ में डेफिनेशन लिखें। सर ये आप टैब पे टाइप कर रहे हो क्या? टाइप नहीं लिख रहे हैं डिजिटल सॉरी, पेन से। अच्छा ये टैब पे लिख रहे हो आप अपने? ठीक है, तो ये पढ़ते हैं हम इसको।
ठीक है, कहता है कि डिस्प्लेसमेंट एट ए स्ट्रक्चर इज इक्वल टू फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। मतलब किसका डेरिवेटिव करना है? स्ट्रेन एनर्जी का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू फोर्स एक्टिंग एंड फोर्स एक्टिंग एट दैट पॉइंट आएगा। यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा बीच में, फोर्स एक्टिंग एट दैट पॉइंट। फोर्स एक्टिंग एट दैट पॉइंट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ डिजायर्ड डिस्प्लेसमेंट। समझना बात को। देखो ये क्या कहता है कि अगर लेट्स से कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है और ये लोड लग रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहता है कि अगर आपको डिफॉर्मेशन निकालना है, तो ये थ्योरी पहली बात, तो डिफॉर्मेशन कहाँ किस पॉइंट की निकाल के देगी, किस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकाल के देगी? ये उसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकाल के देगी जहां पे लोड लग रहा है। मतलब आप इस थ्योरम से सिर्फ डेल्टा सी निकाल सकते हो। अगर आप कहोगे कि मेरे को बी पे निकालना है तो बी पे नहीं निकाल सकते, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जिस देखो जब लोड नीचे से ऊपर से नीचे आता है तो डिस्प्लेसमेंट नीचे ही जाएगी डेल्टा, ठीक है। तो कहता है अगर आपने डेल्टा सी निकालना, आप लोग क्या करें, डेरिवेटिव कर दें स्ट्रेन एनर्जी का जो स्ट्रक्चर में स्टोर होगी, ठीक है, टू दी विद रिस्पेक्ट टू द लोड एक्टिंग एट दैट पॉइंट। ये है इस थ्योरम का मतलब, ठीक है। अगर आपने उस पॉइंट का डेल्टा निकालना है, सिंपली क्या करें, स्ट्रेन एनर्जी को डिवाइड कर दें, मतलब स्ट्रेन एनर्जी का डेरिवेटिव कर दें रिस्पेक्ट टू लोड एक्टिंग एट दैट पॉइंट। और ये सिर्फ पॉइंट सी का निकाल के देगी, आगे बी का, किसी और पॉइंट का, किसी भी एक्स का नहीं निकाल के देगी। और ये थ्योरम लगाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। कंडीशन ये है कि आपका स्ट्रक्चर का कांस्टेंट टेम्परेचर रहना चाहिए, उसकी सपोर्ट्स अनयील्डिंग होनी चाहिए। अनयील्डिंग सपोर्ट्स का मतलब होता है कि सपोर्ट्स में कोई डिफॉर्मेशन ना आए, सपोर्ट मतलब कि कोई मूवमेंट ना करे, रिजिड रहे सपोर्ट्स अपनी जगह पे। और लीनियर इलास्टिक रिस्पांस, लीनियर इलास्टिक रिस्पांस होता है, ये हमने अभी पढ़ना है आपके प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल चैप्टर में, जिसमें हुक्स लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। लीनियर इलास्टिक मतलब होता है कि आपका जो मटेरियल है उसका जो बिहेवियर है वो इलास्टिक, जो बिहेवियर है वो लीनियर है, मतलब उसका स्ट्रेस और प्रोपोर्शनल, स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। ये आपका ग्राफ बनता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। ये लीनियर मतलब 1 डिग्री, यहाँ पे आपका स्ट्रेन होता है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपका स्ट्रेस होता है। तो मटेरियल क्या है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, ये थर्ड इसकी अजम्पशन का मतलब है। तो अब क्या प्रॉब्लम है कि अजम्पशन भी कभी कभी पूछ लेते हैं इसमें, तो ये भी आपको याद रखनी है और आपको ये डेरिवेशन भी याद रखना है। क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन तो हम लोग निकाल लेंगे, हमें पता है यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, WL3/3EI, ठीक। हमने ये एक्सप्रेशन याद रखना है कि डेल्टा आपका कितना आएगा, del/del P। और इसी तरह से अगर आपको मोमेंट दिया हो यहाँ पे m, तो फिर आप स्लोप निकाल सकते हैं। तो मतलब स्लोप निकालेंगे थीटा, तो आप क्या करेंगे, del/del dm करेंगे। ये दो इसके एक्सप्रेशन आपने याद रखने हैं, 1 और 2, बस इससे काम चल जाएगा कैस्टिक लेनेस के अंदर। हो जाएगा, हो गया। यस जी सर। सर। ठीक है, आपने डिग्री में डबल इंटीग्रेशन मेथड तो पढ़ा ही होगा ना, डबल इंटीग्रेशन मेथड किसी को याद है? सर थोड़ा सा इसमें एक हम सबसे पहले एक इक्वेशन लिखते थे, है ना, बीम के अंदर हम ऐसा लिखते थे, m/EI इक्वल टू d²y/dx। किसी को याद हो? यस सर। ठीक है, फिर हम इसको क्या करते थे, इसका नाम है डबल इंटीग्रेशन। हम इसको क्या करते थे, एक बार इंटीग्रेट करते थे, पहले एक बार करते थे, फिर यहाँ पे क्या बन जाता था, d²y/dx², तो ये बन जाता था dy/dx। फिर इसको अगेन इंटीग्रेट करते थे, वो क्या बन जाता था, y बन जाता था। वाई। बात समझ आई? यस सर। अब आप मेरे को बताओ dy/dx क्या होता है? dy/dx स्लोप नहीं होता? स्लोप सर।
लोड सर। और जब dy अपॉन dx को इंटीग्रेट करेंगे तो वो y बनेगा, तो y आपका डिफ्लेक्शन होता है एट ए पॉइंट। जी बात समझ आई? जी सर। ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इसी इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करता हूँ। क्या कर रहा हूँ, इसी इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो मतलब मैं m को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। मतलब कि dm अपॉन dx इक्वल टू ei d क्यूब y अपॉन dx क्यूब। बात समझ आई? जी। और आपको ये भी पता है कि dm अपॉन dx क्या होता है, पढ़ा है आप लोगों ने, शेयर स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो क्या होता है? शेयर फोर्स। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी जेईई में। जी एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इंटू ई आई आपका स्लोप बनेगा। और अगर इसको आप ऐसा कर दो, अगर क्वेश्चन में ऐसा आ गया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बता सकते हो? लोड। बिल्कुल। आप इसमें क्या करोगे, डी वी अपॉन डी एक्स कर दिया आपने, तो वो क्या बन जाएगा आपका लोडिंग इंटेंसिटी। लोड। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। ठीक, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन मेथड में बस इतना सा था, इतना सा आपको बेसिक इक्वेशन एक ही याद रखनी है। ठीक है, ये ड्राइव करके निकलती है और मेरे को लगता नहीं इसकी जरूरत है ड्राइवेशन करने की, आधे पेज की 1 पेज की डेरिवेशन होगी कम से कम, तो उसको नहीं करना है। ठीक है, बस हमें इक्वेशन याद रखनी है और हमें ये पता चलना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। आपको ये भी पूछ सकता है वो, ठीक है, वाई भी पूछ सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर? हो गया ये? जी सर। इसका ओके, एक मिनट में क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, एक मिनट देना मुझे। एक क्वेश्चन ये देखना, यहाँ पे आरपी का वैल्यू क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, समझो बात को। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके पास एक कैंटिलीवर था, ठीक, ये कैंटिलीवर था, और उस कैंटिलीवर में अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो कैंटिलीवर का डिफ्लेक्शन कैसे होता, नीचे की तरफ। बात समझ आ रही है? इसमें ये डेल्टा आता नीचे को, ठीक है, और इस डेल्टा का हमारा फॉर्मूला भी है WL4/ATI, है ना, फॉर्मूला हमारे पास स्टैंडर्ड केस। आपने क्या किया, इसको इसमें प्लस कर दिया, क्या, नीचे से सपोर्ट प्लस किया, वो क्या देगा, रिएक्शन देगा आरबी। ठीक है, और वो आरबी रिएक्शन का काम क्या है, वो आरबी रिएक्शन पकड़कर इस नीचे की डिफ्लेक्टेड शिप को वापस क्या कर देगा, यहां पर डिफ्लेक्टेड बी पे कितना कर देगा, बी पे नेट डिफ्लेक्शन कितना कर देगा, 0, है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे रिएक्शन लग रहा है तो डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, 0। अगर मैं इसकी डिफ्लेक्टेड शेप बनाऊं तो वो कुछ ऐसी बनेगी, प्रॉप्ड कैंटिलीवर है ये, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। पॉइंट समझ आया? क्वेश्चन भी डाला था मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के, 1-2 क्वेश्चन डाला था, काउंटरफ्लेक्स का भी क्वेश्चन डाला था मैंने। कुछ क्वेश्चन लग रहे थे मैं पहली बार देखी जिंदगी में आपने? एक क्वेश्चन देखा था, वो समझ नहीं आया था उसमें। अच्छा, समझ ही नहीं आया।
तो ये पॉइंट क्या बन गया? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। inflection. ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन गया। ठीक है, अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझते हो ना? ये देखो, पहले हॉगिंग हो रहा है, फिर बाद में सैगिंग हो रहा है। जहां पर कर्वेचर चेंज हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 था शायद, है ना? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? जहां पे डिफ्लेक्टिव शेप अपना कर्वेचर चेंज करता है। चेंज करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो बता दिया, अभी बच्चों ने पेपर देना आप में से, चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन सही ये कर पता ही था। लेना। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ आरबी लग रहा है, तो आरबी का काम मैं यहाँ पे सिर्फ आरबी लग रहा है, तो आरबी का जो काम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि शेयर फोर्स को ये सी शेप को पकड़ के ऊपर कर दे, ऐसा है ना? तो इसके कारण भी एक डेल्टा आएगा, इसके कारण भी एक डेल्टा आएगा। वो डेल्टा का वैल्यू क्या होगा? लोड आरबी एल क्यूब अपॉन 3 EI। 3EI। हम्म। और अगर नेट आपको डेल्टा बी 0 रखना है तो इन दोनों डेल्टास को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा आपस में, जी है ना? सर। जितना नीचे जाए उतना ऊपर जाएगा, तभी तो नेट डेल्टा क्या होगा? 0 होगा। Equal 0 0. ठीक है, क्या हो गया? कोई कुछ बोल रहा था बीच में, क्या हुआ? ये कैंसल, एल क्यूब के साथ Yes. 4 कैंसल, तो आरबी का वैल्यू कितना निकल गया? 3/8 W। WL। ठीक है, दिस इज द वैल्यू फॉर आरबी। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को क्वेश्चन? जी सर। सर वो L/√3 पे बनता है, आता है ना POI। इस क्वेश्चन में सर इसी में L/√3 पे है ना वो। इस इवेंट से वो तो उसमें है ट्रायंगल तो जीवेल लोडिंग में होता है। जीवीएल में। इस पे निकाल सकते पूरा हो इसके ना, बाद बेंडिंग मोड का इक्वेशन लिख लो, 0 कर दो, पुट निकाल लोगे पॉइंट, उसमें क्या है? सॉरी मैं कुछ और सोच रहा रात होगी ना ज्यादा। हूँ, नींद सिर पे चढ़ गई। और किसको चढ़ी है? बाकी ठीक है? पर वैसे सोता तो कोई नहीं है अभी तक, पता नहीं आज फिर। फिर आज तो आपको एग्जर्ट भी नहीं किया ज्यादा, हमने पढ़ाया ही नहीं, क्वेश्चन ही कराए हैं ज्यादा, है ना? चलो, ये हो गया क्वेश्चन नोट? यस सर। है पढ़ने की हिम्मत? पढ़ाऊं और? हाँ सर पढ़ाओ। ये बात हुई ना, वेरी गुड। चलो भाई, क्वेश्चन करते हैं एक अच्छा सा। और इस क्वेश्चन को ना हम पता किससे करेंगे? स्टैंडर्ड केस से नहीं करेंगे, इसको करेंगे कंजुगेट बी मेथड से। ठीक है,
चलो करो उस क्वेश्चन। क्या करना है कंजुगेट बीम मेथड में हमको? हमें करना है, पहले हमने रियल बीम का कंजुगेट बीम बनाना है और रियल बीम पे जो लोडिंग लगा उसके कारण बेंडिंग मोमेंट बनाना है। बेंडिंग मोमेंट को डिवाइड करना है EI से और फिर वो एज लोडिंग ट्रीट करना है कंजुगेट बीम पर, और फिर कंजुगेट बीम पर हमें जो बोला गया वो निकालना है। मतलब कि जैसे हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है, C to EI। सी निकला है। सी गलत है। सर ए। ये भी गलत है। अब 2 रह गए, बोल दो एक पता हो। आसान हो गया। ऐसे तो नहीं बोलेंगे सर बिना देख। डी पार्ट। सर डी। B होगा फिर, क्योंकि हम कहते थे ना M/L, तो ऐसे क्वेश्चन में M/L कहते अरे थे, अभी फिर मैं इनका नेट फोर्स निकल। अभी मैंने आपको एक अभी इसी का बताया था। मैंने क्या बताया था आपको? स्टैंडर्ड केस बताया था। उसमें लिखा था डेल्टा क्या होगा, ml²/8EI कराया था ना अभी। आपने तीनों बोले, तीनों गलत बोले, बी बोला ही नहीं किसी ने। मैं स्टैंडर्ड केस से नहीं कराना चाहता था ये क्वेश्चन, मैं कराना चाहता था कंजुगेट बीम से। अब कराता हूँ कंजुगेट बीम से, ठीक है? यहाँ देखना आप, क्योंकि एक अप्रोच और बना लेते हैं, ठीक है? कम से कम एक तो बननी चाहिए थोड़ी सी, कि ताकि आप कहीं फंस जाओ तो निकल जाओ वहाँ से। अब समझना आपका कंजुगेट बीम कैसा। इसका पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊँ अगर मैं, ठीक है? बताओ मुझे रिएक्शन का कोई वैल्यू आएगा? रिएक्शन का वैल्यू 0 आएगा। क्यों आएगा 0? एक क्लॉकवाइज मूवमेंट तो नेट मूवमेंट 0। शेयर फोर्स जाएगा, वर्टिकल लोड बीम में सैगिंग होगा, बीम में सैगिंग होगा, बिल्कुल सैगिंग होगा। ये देखो सैगिंग हो रहा है बीम के अंदर, है ना? सैगिंग कपल लगे हैं। तो आपका मैंने एक क्वेश्चन आज ये भी दिया था कि कौन सा लोडिंग करता है वर्टिकल मोमेंट क्रिएट? सर मोमेंट कंसंट्रेटेड मूवमेंट। ये प्लस साइन आ गया अंदर। अब आपको कंजुगेट बीम बनानी है। ये कंजुगेट बीम बना दी मैंने रेड पेन से, ठीक है? ये आपकी कंजुगेट बीम है, कंजुगेट बीम। और इस पे लोडिंग क्या करना है, M/EI डायग्राम, M/EI डायग्राम। पॉजिटिव है तो लोडिंग कहाँ लगेगा? अपवर्ड्स। ऐसा। और वैल्यू कितना होगा? 4/EI। हमें निकालना क्या है? सेंट्रल डिफ्लेक्शन, मतलब सेंटर पे क्या निकाल लो? बेंडिंग मोमेंट निकाल लो, काम बन गया, ठीक है? अब देखो देखो यहाँ पे यूडियल लोड लग गया पूरी बीम पर 4/EI इंटेंसिटी का, लेंथ L का। तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो कि जो RA होगा आपका, RA डाउनवर्ड होगा, लोडिंग क्योंकि अपवर्ड है, तो RA और RB क्या होंगे? डाउनवर्ड होंगे। तो RA और RB तो आपस में बराबर हो गए क्योंकि सिमेट्रिकल लोडिंग है। और सिमेट्रिकल लोडिंग क्या होती है? एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, टोटल लोड अपॉन 2। तो टोटल लोड क्या बनेगा? 4/EI इंटू लेंथ ट्राइंगल रेक्टेंगल का अपॉन 2, ठीक है? तो ये क्या बन गया? 2L/EI। आप लिख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट C पे 2L/EI, माइनस का साइन यूज करूं साथ में क्योंकि रिएक्शन डाउनवर्ड है, इंटू L/2 इंटू L/2। तो ये अब ये एरिया लेना है हमें सिर्फ, तो ये इसके कारण तो ऊपर जा रहा है रिजल्टेंट लोड, तो वो ऐसा लगेगा प्लस कितना? 1/2। नहीं पहले 4/EI अच्छा सर 4 इंटू L/2 इंटू L/2 और वो लगेगा CG पे। CG का डिस्टेंस कितना होगा? L/4 होगा,
ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एल अपॉन ई आई प्लस 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, L square upon 2a. कुछ गलती किया कहीं पे, देखो क्या गलती की है। ये एल क्यों ले रहे हैं हम, ये 4 मीटर यहाँ पे ऊपर से भी अरे यार उसको छोड़ो ना, ये 4 मीटर है ना, हम एल में काम कर रहे हैं, समझ आ रही बात। ये एल कितना दिया है, 4 मीटर दिया है, तो 4 मीटर लेना चाहिए। तो ये कितना हो गया 2, ये हो गया 8 हो गया, 8 हो गया। ये हमने गलती क्या की, हमने उसको वैसे नहीं देखा, पर इसमें मिटा देते हैं फिर से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 इंटू 4 करता हूँ, तो 4 अपॉन ई आई इंटू डिस्टेंस कितना 4 मीटर, तो 4 अपॉन 4 16, 4 इंटू 4 16 अपॉन 2 8 अपॉन ई आई। ठीक है, अभी रिएक्शन है 8 अपॉन ई आई, और बेंडिंग मोड सी पे लिखना है, तो माइनस 8 अपॉन ई आई, क्योंकि डाउनवर्ड रिएक्शन है, इनटू कितना डिस्टेंस 2 2 प्लस 4 अपॉन ई आई इंटू 2 इंटू 1। into 1. Yes, sir. ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस 16 अपॉन ई आई प्लस 8 अपॉन ई आई। तो नेट आपका बेंडिंग मोड कितना आ गया, नेट आपका बेंडिंग मोड कितना आ गया, Minus माइनस 18. 8 अपॉन ई आई, और Yeah. माइनस साइन आपका क्या डिनोट करता है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। डाउन तो आंसर क्या आ गया, 8 अपॉन ई आई, सी आंसर है ना, 8 अपॉन ई आई। आई होप इट इज क्लियर। तो देखो इस तरह से आपने थोड़ा सा कंजुगेट बीम की अप्रोच भी बना लो, कहीं फंस जाओगे तो ये आपको निकाल लेगा। ठीक है, और एक बात याद रखना, अगर आपके एंड्स पे मोमेंट लगे हो ना, इस तरह से मोमेंट लगे हो एंड पे, जैसे ये मोमेंट आ रहे हैं, ये वाले मोमेंट आ रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम में कंजुगेट बीम बड़ा आसान होता है। ठीक है, Yes, sir. बाकी का कल करें, Yes, sir. यस सर। बस आपका डिफ्लेक्शन चैप्टर सर आज तो हो गया, बात ही करना है, 12 बज गए। कल हो गया हुआ ना। गुस्सा हो गया तो सर कल कौन सा टॉपिक स्टार्ट करोगे? आज कल इसमें डिफ्लेक्शन खत्म करेंगे, फिर हम शुरू करेंगे आई थिंक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, ठीक ओके, फिर बाकी मैं टेस्ट डाल दूं अभी मैं? हाँ सर डाल दो। ठीक है, मैं आपको टेस्ट डाल देता हूँ अभी, और आप लोग अभी टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको 5 मिनट बाद आपको टेस्ट आ जाएगा, 5 आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, पर उसी टाइम पे टेस्ट करना फिर अवेलेबल नहीं रहता। अभी आप जो देख रहे हो वहाँ पे टेस्ट अवेलेबल है? नो सर। सर वो उसका वाटर ट्रीटमेंट उसी टाइम ट्रीटमेंट का था सर। क्या? तो वाटर ट्रीटमेंट का है वहाँ। नहीं, आप वहाँ मत जाए ना, मैं बताता हूँ आपको। अरे अभी है वहाँ पे, अभी है वहाँ पे, सोल्यूशन है ऐप available में है। है। तो अभी आप देख सकते हो वहाँ पे टेस्ट डायरेक्टली जाकर। सर हमारा जिसने दिया है उसका रिपोर्ट आ रहा है, व्यू रिपोर्ट। तो प्रैक्टिस नाउ है ना चलो ठीक है, आप सर? ऐसा अभी तो नहीं। चलो, आपको जहाँ वाटर ट्रीटमेंट का दिख रहा है ना, वहीं डाल देता हूँ, वहाँ पे कर लो टाइम। ठीक है, ठीक है सर। प्रैक्टिस 9 में आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है फिर, ओके, गुड बाय, गुड नाइट। ओके सर।